नमस्कार, द सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अंधेरी वार्ड क्रमांक 72 के नगर सेवक पंकज यादव सर। पंकज सर, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए हमको, जिससे आपके पाठक आपके प्राथमिक जानकारी के बारे में जान सकें, आपकी उपलब्धियां, आपके सम्मान के बारे में। सबसे पहले नमस्कार, और सिटी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस मौका दिया लोगों के सामने आने का। मैं बेसिकली एक शिक्षक हूँ। पिछले 35 वर्षों से मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ और लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और पार्टी का मुझ में विश्वास, उसी की बदौलत मैं आज जनसेवक के रूप में यहाँ पे कार्यरत हूँ अपने वार्ड 72 में। मुझे लगता है यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया उनकी सेवा करने का। आप तो एक शिक्षक हैं, तो क्या कारण है जिससे प्रेरित होकर आप राजनीति में आए? मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षक ही कुंभार होता है जो देश के अलग अलग इंजीनियर, डॉक्टर, वकील हैं, बड़े बड़े पायलट्स हैं, IAS ऑफिसर हैं, ये सब एक शिक्षक ही घड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षक की जवाबदारी भी है कि इस कुंभार के रोल से निकलकर खुद इस समाज के गढ़ने का काम और लोगों की सेवा करने का काम करे, ये सोच के साथ मैं यहाँ पे राजनीति में उतरा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, दूसरी पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि मेरे ऐसे समझ है, मेरा ऐसे मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है जो वंशवाद के खिलाफ है, जहाँ पर एक साधारण सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री बनता है। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम ही पंकज है, पंकज का अर्थ ही कमल है, तो मेरे लिए दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। क्या राजनीति में आते समय नगर सेवक बनने के बारे में सोचा था आपने? राजनीति में आने के संग नगर सेवक बनने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि लोगों का जो भी मैं आज हूँ, जो भी आज इस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर लोगों का जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला है जोगेश्वरी कर और अंधेरी करों का, तो मेरी ऐसी धारणा थी कि कभी ना कभी मुझे वो ऋण भी चुकाना है, लोगों को वापस देना है, समाज को वापस देना है। और ये संजोग बस था, शायद ये मेरे किस्मत में लिखा था कि लोगों की मैं सेवा कर सकूं, और इसी कड़ी में ही मैं राजनीति में आ पाया। समाज सेवा और राजनीति में क्या अंतर है? क्या वर्तमान संदर्भ में समाज सेवा व राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं? सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से ये लोगों की समझ गलत है कि समाज सेवा और राजनीति अलग अलग है, क्योंकि राजनीति का अर्थ ही है समाज सेवा। और इस प्रकार की समाज सेवा जहाँ पे धर्म, जात, पात ये सबसे उठकर सबका इक्वल बोलते हैं, समाज में इक्वल सबका काम करना और समाज के लिए काम करना, इसी को राजनीति कहते हैं। नगर सेवक होने के नाते विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, एक नगर सेवक का जो काम होता है, बेसिकली वो डे टू डे जो लोगों की ज़रूरत होती है, हर दिन की जो ज़रूरत होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो गटर हो, पानी की समस्या हो, या और कोई छोटी मोटी जो समस्या हो, रोड की समस्या हो, ये सब काम नगर सेवक के होते हैं। हर एक नगर सेवक अपने अपने तरीके से इस काम को अंजाम देता है, लेकिन मैंने एक सोच डाली है, और हमारे जो टीम हमारी जो काम करती है ज़मीन पे, हमने ये सोच डाली है कि कोई भी काम करो उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालो। जैसे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया में पानी की किल्लत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ उसका ऐसा टेम्परेरी इलाज करो कि 1 महीने के बाद फिर वहाँ पे किल्लत आए। ऐसा कीजिए कि एक बार आप उसका काम करें तो वहाँ पे फिर से कम आते हुए 5-10 सालों में वहाँ पे पानी की किल्लत नहीं हो। तो हम इसी तरह से हम रोड का काम कर रहे हैं। सब हम डांबरी रोड को निकाल के हम कंक्रीटीकरण रोड कर रहे हैं, क्योंकि डांबरी रोड का DLP पीरियड, जिसको गारंटी पीरियड बोलते हैं, वो 2 साल का होता है। कंक्रीटीकरण का करीब 5 साल का गारंटी पीरियड होता है। तो हम उस टाइप का काम कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म परमानेंट काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आपसे बताते हुए भी कि हमने अपने वार्ड में पूरे मुंबई पश्चिम में हमने 1 करोड़ का एक ऐसा टॉयलेट, यहाँ पे सुविधा टॉयलेट हमने यहाँ पे खड़ा किया हुआ है CSR फंड के माध्यम से। और ये यहाँ के करीब 2500 से 3000 घरों को फ़ायदा हुआ है उसका। और ये एक
अलग किस्म का टॉयलेट है जहाँ पे उनको नहाने की फैसिलिटी है, उनके कपड़े धोने की फैसिलिटी है, लेडीज़ के लिए अलग टॉयलेट है, जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट है, सीनियर सिटीजन के अलग टॉयलेट है। पीने का पानी भी वहाँ पे डिस्टिल्ड क्लियर पीने का पानी भी है, और हमने वहाँ पे एक रिसाइकलिंग मशीन भी बिठाई है जो पानी, जो खराब पानी उसको वापस रिसाइकल करके टॉयलेट में किस तरह से वापस यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, उस तरह की हमने मशीन भी बिठाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत हो और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और इस सुविधा का लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि शुरुआती में इसका बहुत ज़्यादा विरोध था, लेकिन आज वही लोग आज हमें धन्यवाद दे रहे हैं कि हमने इस इमारत को, सुविधा इमारत को यहाँ पे हमने अपने वार्ड में खड़ा किया। प्रदेश में सरकार महाविकास अघाड़ी की है, ऐसे में कैसे वादे पूरा करेंगे? देखिए, ऐसा है कि तकलीफ़ें और अड़चनें ज़िंदगी का हिस्सा है। हम अगर उसको लेके बैठ जाएंगे तो हम कभी भी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएंगे, अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तकलीफ़ें होंगी, अड़चनें होंगी, लेकिन अगर हम काम करने की हमारे में इच्छा शक्ति है तो हम जरूर उसमें से कुछ ना कुछ मार्ग निकलता है। और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ फेस नहीं करनी पड़ी, भले ही सरकार किसी महाविकास आघाड़ी की हो, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ फेस नहीं करनी पड़ी, हमारे काम आसानी से हो। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई विचारधारा नाम की चीज बची है जिससे वर्तमान पीढ़ी अपना आदर्श मान सके? जरूर, मैं मानता हूं कि सबसे पहली और प्रथम और सबसे बड़ी विचारधारा है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता सबसे बड़ी विचारधारा है। और दूसरा जो मैं मानता हूं वो है इंसानियत, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो धाराएं, राष्ट्रीयता और इंसानियत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना ने हमको सिखा दिया है कि कोरोना ने ये बता दिया है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। वो ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना पात देखता है, और इसमें सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये दो विचारधाराएं आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता रहेगी, ये दो विचारधाराओं की, राष्ट्रीयता और इंसान। राजनीतिक पार्टियां जो विमुख होती जा रही हैं, अपने लीग से हटती जा रही हैं, जो कभी अपनी विचारधारा से जानी जाती थी, तो क्या आपको लगता है कि वापस से वो मूल्य स्थापित होंगे? देखिए, मैं दूसरे पार्टी के बारे में मेरा कथन करना सही नहीं होगा। मैं मेरे पार्टी के बारे में बोल सकता हूँ। हमारी विचारधारा एकदम साफ है। हम इसी चीज़ में मानते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हम अपने आप को आखिरी में मानते हैं। सबसे पहले हम देश को मानते हैं, फिर पार्टी को मानते हैं, और फिर अपने आप को मानते हैं। तो ये विचारधारा हम सबकी कायम है, और यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जिसके वजह से आज वो ना सिर्फ भारत की नंबर 1 पार्टी है, बल्कि विश्व की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी बनी हुई है। एक वर्कर से लेकर नगर सेवक तक का सफ़र आपने तय किया, तो कार्यकर्ता से लीडरशिप का आपको जो कार्य मिला है, तो उसमें कार्यकर्ता की मानसिकता कैसी होती है और लीडर की मानसिकता कैसी होती है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कार्यकर्ता तो सम्मान का भूखा होता है। एकदम सही बोला आपने कि, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आप कोई भी काम को जब अंजाम देते हैं, वो काम अकेले बल पे नहीं हो सकता है। हमेशा टीम वर्क ये काम करता है। इसके लिए हम लोग हमेशा जब भी हम कोई भी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि मैं नगर सेवक पंकज यादव, हम बोलते हैं कि टीम बीजेपी वार्ड 72। मेरा यही सोच है कि एक टीम ही कोई काम को अंजाम देती है, और हम इसी सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। क्या कोई कार्यकर्ता आपसे शिकायत करता है कि उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन अब जैसे हमारे खुद के शरीर की 5 उंगलियां एक बराबर होती नहीं है, तो अलग अलग इंसान एक विचार के हो नहीं सकते। ये परिवार है, परिवार में मतभेद होता है, और उसको हम आपस में बैठ के सुलझा भी लेते हैं, लेकिन अक्सर 99% मतभेद नहीं होता है। एक आधा % कभी मतभेद हुआ तो हम आपस में बैठ के उसको सुलझा दें। जब भी किसी से उसकी पार्टी के बारे में शिकायत किया जाता है या कमजोरी के बारे में पूछा जाता है, तो दूसरी पार्टी ही क्यों नजर आती है? देखिए, बहुत आसान होता है। खुद का घर शीशे का हो तो सामने वाले घर पे जो शीशे का उसको पत्थर नहीं मारा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये बहुत आसान है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए हम सामने वाली गलतियां गिनाएं। तो इस सबसे बेहतरीन यही होगा, सबसे अच्छी बात यही होगी कि हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद के बारे में हम सोचें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, उसमें कहाँ सुधार कर रहे हैं। ये सही तरीका होगा, ना कि दूसरे की कमजोरी बताने से। अगर हम दूसरे की कमजोरी बताएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा हूँ।
तो मुझे अच्छा बनने के लिए मुझे अपने आप जो मेरे में कमजोरी है उसको सुधार करना। राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन को आप कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ही कठिन सवाल है, बहुत डिफिकल्ट है। पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन मैनेज करना आज तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 24/7 जब हम राजनीति में आ जाते हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए आ जाते हैं जब, तो वहाँ पे परिवार कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, और ये सच्चाई है कि समय हम परिवार को दे नहीं पाते हैं। जो पहले हम परिवार को समय दे पाते थे, आज दे नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा परिवार अब सीमित मेरे बच्चों, मेरे माता पिता और मेरी वाइफ तक नहीं है। मेरा परिवार अब पूरा वार्ड 72 बन गया है। एक चीज़ बताइए कि जो नगर सेवक हैं वो आरोप लगाते हैं कि उनका काम नहीं हो पाता, क्या वास्तव में ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताया ना, जहाँ आपकी इच्छा शक्ति है रास्ता निकल। क्या विधायक की तरह नगर सेवक का भी फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए? तो क्या इस तरह का कोई प्रपोजल आप लोगों की मीटिंग में होता है? नगर सेवक का फंडिंग काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ इसी बात का मुझे मलाल है कि क्या होता है कि जो सत्ताधारी नगर सेवक होते हैं, जिनकी सत्ता होती है और उनके पार्टी के नगर सेवक होते हैं, उनको कुछ डबल फंड होता है, और जो सत्ता में नहीं होता उनको कम फंड होता है। ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा अन्याय होता है जो नगर सेवक सत्ताधारी पार्टी के नहीं होते हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करना चाहिए। एक पॉलिसी आनी चाहिए, पार्टी कोई भी सत्ता में रहे लेकिन सभी नगर सेवक को इक्वल फंड मिलना चाहिए। आप नगर सेवक हैं, स्थानीय निकाय के पूरे सिस्टम से वाकिफ़ हैं, किस तरह से काम हो रहा है पूरा जानते भी हैं। ऐसी क्या चीज़ देख रहे हैं कि सिस्टम तो बना हुआ है पर उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है? सबसे बड़ी सिस्टम तो बहुत बेहतरीन है। एक ही चीज़ की कमी है जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने पिछले 4.5 सालों में जो अभ्यास किया है बीएमसी का, इच्छा शक्ति की कमी है। मतलब ये जो ऑफिसर जो लोग हैं काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी एजुकेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति, कहीं ना कहीं काम करने की, समाज के लिए काम करने की, लोगों के लिए काम करने की, वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उसकी कमी। राजनीति में आने के बाद कौन सा वक्त था जब आप खुशी हुए थे और कौन सा वक्त था जब आप दुखी हुए थे? सबसे खुशी की बात तो यही है कि मुझे लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे उनकी सेवा करने का मौका दिया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी। और दुख तो अभी तो कुछ भी नहीं है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद अभी भी बरकरार है। तो दुख इसी बात का है कि थोड़ा समय परिवार को नहीं दे पाते हैं हम जो पहले दे पाते। सबकी कोई न कोई इच्छा शक्ति होती है, तो आप राजनीति में आए हैं तो आपकी भी जरूर कुछ इच्छाएं होंगी। जैसे आप राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरा क्या मिशन है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है? क्या है कि मैं आपको स्पष्ट रूप से मेरी विचारधारा बताता हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में जो मेरे हाथ में काम है मैंने उस पर ध्यान दिया है, आगे के बारे में सोचा नहीं है। तो आज का जो काम है, लोगों ने आज मुझे जो काम सौंपा है, मेरे नगर सेवक का जो काम सौंपा है, मुझे उस काम को पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से उसका निवारण करना है। ये मेरी प्राथमिकता है। आगे का अभी मैं उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जवाबदारी मेरे पास अभी आई। क्या आपको लगता है राजनीति में सफल होने के लिए किसी गॉडफादर की जरूरत होती है? सबसे पहली बात कि आपका टैलेंट, आपका काम और लोगों में आपकी पहुंच, ये ही सबसे बड़े गॉडफादर की निशानी है। क्योंकि आपके गॉडफादर आपकी पब्लिक है। अगर आप पब्लिक तक पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों के कामों तक पहुंचेंगे आप और उनका निवारण करेंगे समय से, तो मेरे ख्याल से गॉडफादर पब्लिक है। पब्लिक ही आपको चुनाव जिताएगी और चुनाव हराएगी। आप राजनीति में अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं राजनीति में काफ़ी लोगों को आदर्श मानता हूँ। महाराष्ट्र आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मैं मेरा आदर्श मानता हूँ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को मैं आदर्श मानता हूँ। और आज पूरे विश्व नेता और हमारे सबके लाडले और कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आदर्श मानता हूँ। और महाराष्ट्र में मैं जिनको मेरा गुरु और आदर्श मानता हूँ वह है देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा अभ्यासु है, और उनकी जो सेवा करने की जो उनकी जो तत्परता है लोगों की, वो हम सभी और मैं बहुत ही ज़्यादा कायल हूँ और मैं उनको मेरा गुरु मानता हूँ और उनको मैं मेरा आदर्श मानता हूँ। अभी तक की यात्रा में किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपका साथ दिया है?
मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मेरे पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और उसके बाद मैं मेरे परिवारजनों का, मेरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे साथ इस मिशन में लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ, और ये आशीर्वाद अब तक कायम है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस साक्षात्कार के द्वारा आप पाठकों को कुछ संदेश दें। ये कोविड का ये माहौल है। अब पहला वेव आके गया, दूसरी वेव अभी चालू है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि अभी कुछ ही महीनों के बाद तीसरी वेव भी आएगी, और इस कठिन परिस्थिति में हम सबको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको, लोग कहते हैं उसका तो पालन करना ही है, मास्क लगाना ही है, सैनिटाइजेशन करना ही है हमें खुद को, और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा आपको कि आपको अगर कोरोना से बचना है तो आपको और आपके परिवारजनों को, दोस्तों को, आजू बाजू वालों को वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वैक्सीनेट होगे नहीं, आप कोरोना से बच नहीं पाओगे। इसलिए वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भ्रम लोगों ने और गलत फहमी जो वैक्सीनेशन के बारे में फैलाई है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि उस भ्रम से बाहर निकले, अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें, अपने समाज को सुरक्षित करें, और इन शॉर्ट अपने देश को सुरक्षित करें। मैं वैक्सीनेशन लीजिए। हमने हमारे वार्ड में, वार्ड 72 में हमने 2 चीज़ खोली है। एक कोविड केयर सेंटर खोला हुआ है, और दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर भी खोला हुआ है। आप आइए और इस दोनों चीज़ों का समय समय से लाभ लीजिए। मैं पुनः आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप खुद को और आजू बाजू वाले सब लोग वैक्सीनेट हो, और जल्द से जल्द हम इस कोरोना महामारी पे विजय प्राप्त करें। यही मेरा आज का संदेश है आप सबों के लिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक मुलाकात को हम विराम देते हैं। अब दीजिए मुझे भी इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक नई मुलाकात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।